हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के सेकेंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसके नए मेंबर के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है इजिप्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के अलावा अब टोटल 4 और मेंबर्स हो गए हैं। इससे पहले 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनाया गया था, और अब इजिप्ट को इसमें शामिल कर लिया गया है। ब्रिक्स स्टैब्लिश हुआ था 2009 में, तो तब इसके ओरिजिनली 4 मेंबर्स थे: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका को अगले साल यानी कि 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बनाया गया था, और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था 2014 में। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह एल सीसी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 31वें मेंबर के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो हाल ही में रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से फिनलैंड को नेटो में शामिल किया गया है। फिनलैंड रसिया के साथ लगभग 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और नेटो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का एक मिलिट्री या डिफेंस अलायंस है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में रसिया के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। और ओरिजिनली इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और अब फिनलैंड को मिला के नेटो के टोटल 31 मेंबर्स हो गए हैं। नेटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में। किस समाजवादी नेता को हाल ही में शताब्दी पुरुष या मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि दी गई है? इनका नाम है पंडित रामकिशन, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े समाजवादी नेता के साथ उनके आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और इसके चलते ये कई बार जेल भी जा चुके हैं, जिसमें 1975 का इमरजेंसी भी शामिल है। करेंटली ये देश के सबसे सीनियर सोशलिस्ट आइकन के रूप में जाने जाते हैं। ये पूर्व में लोकसभा के एमपी भी रह चुके हैं। तो शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है पंडित रामकिशन को। आजाद, ये किस फॉर्मर कांग्रेस लीडर की ऑटोबायोग्राफी है? इस बुक के ऑथर हैं गुलाम नबी आजाद। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, जिनको हाल ही में विजडन अल्मनैक्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को विजडन लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। विजडन एल्मनैक अवार्ड क्रिकेट का सबसे पुराना अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में, और इसके क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है। इस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे के दिन आइकॉनिक शारजा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। इसी ऐतिहासिक स्टेडियम में उन्होंने अपने करियर का सबसे फेमस सेंचुरी लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1998 में, जो कि डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से फेमस है। और शारजा क्रिकेट स्टेडियम के नाम सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस कराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यहाँ पे अब तक टोटल 244 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। शारजा स्टेडियम स्टैब्लिश हुआ था 1982 में। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता है? इनका नाम है अमन सहरावत। इन्होंने हराया है किर्गिस्तान के खिलाड़ी अल्माज समनबेकोव को। इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें मात्र एक गोल्ड शामिल है, और गोल्ड दिलाया है अमन सहरावत ने। इसमें इंडिया की रैंक थी 7। टॉप किया है कजाकिस्तान ने, जो कि इस चैंपियनशिप का होस्ट कंट्री भी था। ये मैच खेला गया था कजाकिस्तान के अस्ताना में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है?
ये जीता है कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। यानी ये अब 2024 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया की 2022 की विनर थी सिनी शेट्टी, जो इस साल के मिस वर्ल्ड पीजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। और इस बार का मिस वर्ल्ड पीजेंट 27 साल बाद भारत होस्ट करने जा रहा है, नवंबर महीने में। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हाल ही में पहले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और इसकी थीम थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अमल में लाना, प्रैक्टिस में लाना। और इस समिट का ऑब्जेक्टिव था कि जो आज का ग्लोबल इशू है या वैश्विक समस्याएं हैं, उसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी के द्वारा एड्रेस किया जा सके। राइट टू हेल्थ एक्ट पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। इस एक्ट के तहत राज्य के सभी निवासियों को फ्री इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार दिया गया है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा इस बिल का काफी विरोध भी किया गया था, लेकिन बाद में इस मैटर को सेटल किया गया और इस बिल को पास किया गया था। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। बी आर अम्बेडकर के टॉलेस्ट स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया है? ये बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ब्रॉन्ज से बने 125 फीट के इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया था बी आर अम्बेडकर के 132वें बर्थ एनिवर्सरी पे। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। इसको हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के तट पे बनाया गया है। इसको बनाने में लगे हैं 145 करोड़। तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बूजी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। ये भारत के द्वारा किस देश में बनाया गया है? ये बना है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी और इसकी कैपिटल है मापुटो। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए इस डेट को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 75th एनिवर्सरी भी है। और इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी C-55 लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम था टेलियोस 2 मिशन। ये इसरो का एक कमर्शियल मिशन था। इस मिशन के द्वारा किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? इस मिशन में सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। पहला सैटेलाइट था टेलियोस 2, जो कि इस मिशन का मेन या प्राइमरी सैटेलाइट था। टेलियोस 2 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और दूसरा सैटेलाइट था ल्यूमलाइट 4। स्मोक एंड एसेज इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है अमिताभ घोष ने। इस बुक में इन्होंने ओपियम या अफीम के इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि पहले के समय में किस तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी ओपियम के ट्रेड पे डिपेंडेंट थी, खास करके यूरोपियन कंट्रीज। अमिताभ घोष को 2019 में इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लेखक बने थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड का सम्मान दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के 52वें सेशन में वॉर एंड वुमेन नाम की किताब लॉन्च की गई थी। इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है डॉक्टर एम ए हसन ने। इस बुक में इन्होंने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, इसके दौरान पाकिस्तान आर्मी के द्वारा बंगाली महिलाओं पे किए गए सेक्सुअल वायलेंस या यौन शोषण के बारे में लिखा है। और इस बुक के लॉन्चिंग के दौरान इन्होंने ह्यूमन राइट काउंसिल से इसके लिए पाकिस्तान पे एक्शन लेने के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। कोर्टिंग इंडिया इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी दास ने।
इस बुक में इन्होंने अर्ली मिडिवल या 17th सेंचुरी के मुगल इंडिया के बारे में लिखा है, खास करके जहांगीर और थॉमस रो के बारे में। थॉमस रो इंग्लैंड के पहले एम्बेसडर थे जो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। हाल ही में टाइगर सेंसस 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? भारत में अब बाघों की टोटल संख्या है 3682, जो कि दुनिया के टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 75% हिस्सा है। टाइगर सेंसस हर 4 साल पे कराया जाता है। पिछला टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में, जिसके अनुसार बाघों की कुल संख्या थी 2967। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, जिसके तहत टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। और अभी भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या है 53। इसी साल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल भी पूरे हुए हैं। और अगर स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। और अगर किसी एक नेशनल पार्क में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें बाघों की कुल संख्या है 260। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किनको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को। मेलकॉम आदिशेषिया अवार्ड 2023, इसकी विनर कौन है? ये अवार्ड दिया गया है इस बार इकोनॉमिस्ट उत्सव पटनायक को। मेलकॉम आदिशेषिया अवार्ड डेवलपमेंट स्टडीज में कंट्रीब्यूशन के लिए सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है। इस पब्लिक सेक्टर कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न से नवरत्न स्टेटस में अपग्रेड किया गया है। भारत का नया नवरत्न कंपनी बना है आरवीएनएल, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस्टेब्लिश किया गया था, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक बेसिस पे डेवलप करने के लिए। और 2013 में इसको मिनी रत्न स्टेटस दिया गया था और अब 2023 में नवरत्न स्टेटस। भारत में अब टोटल नवरत्न कंपनी की संख्या है 14। और अगर महारत्न कंपनी की बात करें तो टोटल महारत्न कंपनी है 12 और मिनी रत्न कंपनी है 74। इस राज्य ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होने वाले सभी व्हीकल्स को 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस तरह की इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अमेरिका के किस स्टेट ने दिवाली को ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया है? ऐसा करने वाला यूएस का पहला स्टेट बना है पेंसिल्वेनिया। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। भारत के किस इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा को। माउंट अन्नपूर्णा वन की चोटी पे पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं फिट इंडिया चैंपियन अरुण वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा वन नेपाल में स्थित है और ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। पूरे वर्ल्ड में 8000 मीटर से ऊपर टोटल 14 पीक्स हैं, जिसमें माउंट अन्नपूर्णा सबसे डेंजरस और सबसे चैलेंजिंग पीक माना जाता है। अरुण वाजपेयी इन 14 पीक्स में से 7 पीक्स की चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं देवदत्त चांद। और बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने हैं रजनीश कर्नाटक। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाले
भारत की पहली जोड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन्होंने हराया है मलेशिया के खिलाड़ी ओंग यू सिन और टियो इएई को। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के मेंस डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। इससे पहले दिनेश खन्ना ने 1965 में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं बार्क के डायरेक्टर अजीत कुमार मोहंती। इन्होंने रिप्लेस किया है के एन व्यास को। ए के मोहंती अब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करेंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, जिसके हेड होते हैं देश के प्रधानमंत्री। हाल ही में यूरोपियन कमीशन के द्वारा कांगड़ा टी को प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल स्टेटस दिया गया है। कांगड़ा टी की खेती किस राज्य में होती है? ये उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। पीजीआई टैग मिलने से कांगड़ा टी को यूरोपियन मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, जिससे इसके किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया जा चुका है? तो ये बना है हरियाणा। भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है जिसको ओडीएफ प्लस की रैंकिंग दी गई है? तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बना है केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? सीआईएल के नए चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद। सीआईएल स्टैब्लिश हुआ था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर कौन है? ये अवार्ड दिया गया है गोवा के दामोदर मूजो को। दामोदर मूजो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। इनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनकी किताब कर्मलिन के लिए। इसके अलावा ये 2010 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में और इसके पहले विनर थे जी शंकर कुरुप। और 56th ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर थे नीलमणि फुकन। ये आसाम से बिलोंग करते हैं। इस पिक्चर में ये हैं दामोदर मुझो, ये हैं गोवा के गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लई और ये हैं भारत के महान लिरिसिस्ट गुलजार। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। और मनोज सोनी का एक रिकॉर्ड है कि ये 2005 में भारत के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने थे। पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है रवनीत कौर। सीसीआई स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। ये इंडियन मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करता है और कंज्यूमर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपने फ्यूचर ग्रुप केस के बारे में सुना होगा, जिसमें सीसीआई ने अमेजोन पे 200 करोड़ का फाइन लगाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पे स्टे लगा दिया है। इससे पहले 2022 में गूगल पे 1338 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया था सीसीआई ने, जो कि गूगल को पे करना पड़ रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, जिसको गिलर्मो कानो के नाम से भी जाना जाता है, इसकी 2023 की विनर कौन है? तो ये अवार्ड इस बार दिया गया है ईरान के 3 फीमेल जर्नलिस्ट नीलोफर हामिदी, इलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। ये तीनों जर्नलिस्ट अभी जेल में बंद हैं। इनको ये अवार्ड ईरान में हो रहे ह्यूमन राइट्स अब्यूज पे रिपोर्टिंग करने के काम पे दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन दिया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ही दिन हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें इस बार भारत की रैंकिंग क्या रही? इसमें भारत की रैंकिंग रही थी 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज।
जो कि वेरी सीरियस सिचुएशन की कैटेगरी में आता है। 2022 में भारत की रैंक थी 150। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, दूसरे नंबर पे थी आयरलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। और सबसे लास्ट यानी 180th रैंक पे थी नॉर्थ कोरिया। उससे ऊपर 179th पे चाइना। ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? ये बनी है लिंडा यकरिनो। ट्विटर का नया नाम है एक्स। भारत के नए सीवीसी कौन बने हैं? ये बने हैं पीके श्रीवास्तव। इनका पूरा नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश एन पटेल को। इस भारतीय को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। इनको ये अवार्ड फ्रांस और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा ओन्ड एयर इंडिया ने फ्रांस के एयरबस कंपनी के साथ 250 एयरक्राफ्ट खरीदने का डील साइन किया था। ये अवार्ड फ्रांस का सबसे पुराना अवार्ड है। इसकी शुरुआत नेपोलियन के द्वारा 1802 में की गई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 की विनर कौन है? ये अवार्ड जीता है बुल्गारिया के जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने। इनको ये अवार्ड टाइम शेल्टर नॉवेल के लिए दिया गया है। टाइम शेल्टर के लेखक हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दोनों को ये अवार्ड साथ में दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की विनर थी भारत की गीतांजलि श्री। इनको ये अवार्ड रेत समाधि के लिए दिया गया था, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था टूम्ब ऑफ सेंड के नाम से। गटका मार्शल आर्ट, इसको हाल ही में 37th नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया गया है। ये किस स्टेट का ट्रेडिशनल गेम है? गटका खेला जाता है पंजाब में। 37th नेशनल गेम्स इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गोवा में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जो किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इस अवार्ड को स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसके 2023 के विनर कौन है? ये अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने। इन्होंने 2020 का भी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ईयर अवार्ड जीता था और ये पहले फुटबॉलर बने थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली खिलाड़ी हैं सेली एन फ्रेजर प्राइस। ये जमाइका की स्प्रिंटर हैं। भारत के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। ये एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? ये बना है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 के विनर कौन है? तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। इनको ये अवार्ड दिया गया है यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा और हर साल अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को ये अवार्ड दिया जाता है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। योगी आदित्यनाथ का ओरिजिनल नाम है अजय सिंह बिष्ट और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वर्ल्ड अर्थ डे को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। हर साल हेनरी ड्यूनेंट के बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इनका बर्थ एनिवर्सरी कब है? ये होता है 8 मई को। हेनरी ड्यूनेंट आईसीआरसी यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर थे और आईसीआरसी नोबेल पीस प्राइज का पहला रिसिपिएंट था। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को और इस बार की थीम थी ग्रो फूड नॉट टोबैको। ये थीम टोबैको फार्मर्स के लिए एक मैसेज है
कि वो टोबैको के बदले न्यूट्रिशियस क्रॉप्स को ग्रो करें। सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रवीण सूद। इन्होंने रिप्लेस किया है सुबोध कुमार जायसवाल को। प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी थे और ये सुबोध कुमार जायसवाल के बाद देश के सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के एशिया जोन के प्रेसिडेंट के रूप में किनको इलेक्ट किया गया है? तो फीबा एशिया के प्रेसिडेंट बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं डॉक्टर के गोविंदराज। इससे पहले ये बीएफआई यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे और बीएफआई के नए प्रेसिडेंट अब बने हैं आधव अर्जुन। डॉक्टर के गोविंदराज ने रिप्लेस किया है कतर के शेख सऊद अली अल थानी को, जो कि अब फीबा के प्रेसिडेंट बन गए हैं। फीबा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में गॉर्डन मूरे का निधन हुआ है। ये किस कंपनी के को फाउंडर थे? ये थे इंटेल के को फाउंडर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने इंटेल को 1968 में लॉन्च किया था रॉबर्ट नॉइस के साथ। भारत का पहला फुल्ली ई गवर्नड स्टेट कौन बना है? ये बना है केरल। केरल ने ई गवर्नेंस को लेकर कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था, जिसकी मदद से आज ये भारत का पहला फुल्ली ई गवर्नड स्टेट बन गया है। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयम। भारतीय मूल की किस एक्ट्रेस को यूके का बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है मीरा सयाल को। ये एक्ट्रेस के साथ साथ कॉमेडियन, सिंगर, राइटर और जर्नलिस्ट भी हैं। फेलोशिप अवार्ड बाफ्टा का हाईएस्ट अवार्ड है और मीरा सयाल को 2015 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। कर्नाटका स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया। हाल ही में टेक महिंद्रा और वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत की गई है। इसके इनॉग्रल एडिशन को किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो जीसीएल का पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है दुबई में और इस लीग के पहले चैंपियन हैं त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। लार्सन एंड टुब्रो के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? एलएनटी के नए चेयरमैन बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। एलएनटी बना था 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सेकेंड आसियान समिट, इसका होस्ट कौन था? इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया ने और इस बार की थीम थी आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। आसियान में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसका 5th एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। इस फेस्टिवल में 75 देशों के टॉप साइंटिस्ट और नोबेल लॉरेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और टोटल डेलीगेट्स की संख्या होगी 7,500। ये दिसंबर महीने में तिरुवनंतपुरम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला चेयरमैन और एमडी कौन बनी है? तो इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी देश का सबसे बड़ा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो पावर सेक्टर की कंपनीज को लोन प्रोवाइड कराता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे एडिशन को किस स्टेट ने होस्ट किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसके मैस्कॉट का नाम था जीतू, जो यूपी के स्टेट एनिमल बारहसिंगा से इंस्पायर्ड है और इस बार का चैंपियन था पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने टोटल 69 मेडल्स जीते, इसमें 26 गोल्ड शामिल है। एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है रामचंद्र मूर्ति कंदू भाटला ने। एनटीआर का पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामाराव। ये पहले तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार थे
जिन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। बाद में ये पॉलिटिशियन बन गए और ये आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर थे। ये हैं एनटीआर के बेटे जूनियर एनटीआर, जिन्होंने हाल ही में ऑस्कर अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू में काम किया था। भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं वुपल्ला प्रणीत। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और ये तेलंगाना के छठे ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी उम्र है 15 साल। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट में भारत अब तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है रसिया और दूसरे नंबर पे है चाइना। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। 2023 का आईपीएल फाइनल किस टीम ने जीता है? ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और सीएसके ने हराया है पिछले बार के चैंपियन गुजरात टाइटंस को। ये मैच खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यानी सीएसके ने गुजरात को गुजरात में हराया है। ये सीएसके का 5वां आईपीएल टाइटल था और सीएसके ने अब मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मुंबई इंडियंस ने भी अब तक 5 आईपीएल टाइटल जीते हैं। इस आईपीएल के ऑरेंज कैप के विनर थे शुभमन गिल और पर्पल कैप के विनर थे मोहम्मद सामी। द गोल्डन ईयर्स इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है वेरी फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और खासकर ये बच्चों की किताब लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक किताब द ब्लू अम्ब्रेला काफी लोकप्रिय भी है। रस्किन बॉन्ड 1992 के साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर थे और 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बात करते हैं आईफा अवार्ड्स 2023 की। ये आईफा का 23वां एडिशन था और ये इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था अबू धाबी में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम वेधा के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के विनर हैं आर माधवन। इनको ये अवार्ड मिला था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। हाल ही में आर माधवन को नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। और नेशनल फिल्म अवार्ड में आलिया भट्ट को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा 2021 के गांधी पीस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया था गोरखपुर के गीता प्रेस को। गीता प्रेस इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में और गांधी पीस प्राइज की शुरुआत हुई है 1995 में। इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो देश में आधार को एडमिनिस्टर करता है, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। फ्री नाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये अवार्ड दिया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किनको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास को। किस इंडियन ऑथर को 2023 का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है रामचंद्र गुहा को, इनकी किताब रिबेल अगेंस्ट द राज के लिए। इस बुक में इन्होंने 7 ऐसे फॉरेनर्स के बारे में लिखा है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया था। दूसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराया था। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था न्यूजीलैंड ने भारत को ही हराकर। तो ये भारत की लगातार दूसरी हार है। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड। इस चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था लंदन के ओवल स्टेडियम में।
इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस कंट्री ने जीता है? ये जीता है भारत ने। और भारत ने हराया है लेबनान को 2-0 से। ये मैच खेला गया था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 ये किस देश ने जीता है? ये जीता है उरुग्वे ने इटली के खिलाफ। इस टूर्नामेंट का होस्ट था अर्जेंटीना। फ्रेंच ओपन 2023 जो कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम था, इसके मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने हराया है नॉर्वे के कैस्पर रुड को। जोकोविच का ये 23वां ग्रैंड स्लैम था और ये अब दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले राफेल नडाल और जोकोविच दोनों ही 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर बराबरी पर थे। और फ्रेंच ओपन का वुमेन्स सिंगल्स जीता है वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतिक ने। इन्होंने हराया है चेक रिपब्लिक के कैरोलिना मुचोवा को। इगा स्वांतिक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। और इसकी इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 49th G7 समिट 2023 ये इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये इस बार होस्ट किया गया था जापान के हिरोशिमा में। G7 के मेंबर कंट्रीज हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इस बार के G7 समिट में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था, जहां पे उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया था हिरोशिमा पीस पार्क में। पुआ न्यू गिनिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो हाल ही में 19th वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था जेनीवा में, जहां पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था मृत्युंजय महापात्रा ने। और डब्ल्यूएमओ के नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल्ला अल मंदौस। मृत्युंजय महापात्रा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल भी हैं। डब्ल्यूएमओ यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कीर्ति शिवन। इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश गोपीनाथन को। टीसीएस भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं बिहार के जनार्दन प्रसाद। जीएसआई स्टेब्लिश किया गया था 1851 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है। ये बने हैं ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के सीनियर डिप्लोमेट डेनिस फ्रांसिस। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया है। अहमदनगर का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है, जो 8वीं सदी में मराठा एम्पायर की महारानी थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो सेल के नए सीएमडी बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। सेल की सीईओ हैं सोमा मंडल।
यूको बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्विनी कुमार। यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। एक्सरसाइज एकूवरीन, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 12th एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड के चौवाथिया डिस्ट्रिक्ट में। ये एक्सरसाइज 14 दिन चला था। और एकूवरीन का मालदीवियन लैंग्वेज में मतलब होता है फ्रेंड। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का चौथा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर जेनीवा में। इस फिल्म फेस्टिवल में इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्पेशल प्राइज दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इस फिल्म की डायरेक्टर हैं वंदिता सहारिया। इस अवार्ड को शॉर्ट में डब्ल्यूएचओ अवार्ड्स भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य के 5 स्ट्रक्चर्स को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है तेलंगाना के 5 बिल्डिंग्स को। पहली बार भारत के किसी स्ट्रक्चर को ग्रीन एप्पल एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड विनिंग इन 5 स्ट्रक्चर्स का नाम है मुज्जम जाही मार्केट, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटारिएट बिल्डिंग, यदाद्री टेम्पल और तेलंगाना पुलिस का इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो रॉ के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा। ये बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है सामंत कुमार गोयल को। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम है सीए भवानी देवी। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली भारत की पहली फेंसर हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना के वुक्सी में। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है। इसमें दुनिया के किस शहर ने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ने। 173 देशों की इस लिस्ट में नई दिल्ली और मुंबई को 141वां रैंक मिला है। के बाद आईएमडी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें इस बार भारत की रैंक थी 40 आउट ऑफ 64 कंट्रीज। इस लिस्ट में टॉप 3 मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज हैं डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क नंबर 1 पे है, आयरलैंड दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड। इसमें पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 37। इजिप्ट के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नील से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड भी जीता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो इस बार रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी थे। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। किस इंडियन ऑथर को यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है अरुंधति रॉय को उनकी किताब आज़ादी के लिए। अरुंधति रॉय ने अपने पहले नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 का बुकर प्राइज भी जीता था। हाल ही में जॉन बेनिस्टर गुडिनफ का निधन हुआ है। इनको किस फील्ड में 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया था? इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। इन्होंने स्टैन विटेंगम के साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप किया था। तो ये थे इस साल के सेकेंड क्वार्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।